आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी यानी भूविज्ञान का 10 पार्ट लेकर प्रेजेंट होंगे। यह हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में योगदान परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का है। मैं सर को सादर नमन करती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा सेगमेंट उपलब्ध कराया, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेगा और हम लोग बहुत कुछ इससे सीखेंगे और मोटिवेट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन यूनानी विद्वान जो कि वैज्ञानिक रूप से काफ़ी वो चिंतन करते हैं, कह सकते हैं कि इसके नींव के बारे में, इसकी नींव कैसे पड़ी, ये क्या है, इसके बारे में। यह यानी विज्ञान माने क्या? विज्ञान अर्थात क्या है? निरीक्षण और परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों के तर्कपूर्ण विश्लेषण पर आधारित सिद्धांतों की स्थापना। इसीलिए जब हम कहते हैं कि अमुक बात वैज्ञानिक है, तो हम देखते हैं कि इसके पीछे निरीक्षण है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें क्या है, बिना निरीक्षण और परीक्षण का संभव हो ही नहीं सकता है। क्या यह प्रयोगों और गणनाओं द्वारा प्रमाणित है और क्या इसके निष्कर्ष तर्क से सिद्ध किए जा सकते हैं? क्योंकि किसी भी एक समय जब कुछ देखा जा चुका हो और सारे प्रयोग कर लिए गए हों, यह संभव नहीं है और मनुष्य का ज्ञान समय और अनुभव के साथ बढ़ता रहता है। इसीलिए वैज्ञानिक सिद्धांत भी बदलते रहते हैं। यही वैज्ञानिक विकास है। हर वैज्ञानिक तथ्य अपने समय का सत्य होता है, पर कोई भी वैज्ञानिक तथ्य अंतिम सत्य कभी भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। वह ज्ञान जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती, विज्ञान में नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान में हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जब ये प्राचीन चिंतक अपनी बात रख रहे थे, उस काल में उनके निरीक्षण का दायरा बहुत छोटा था। संसार के बारे में ज्ञान बहुत ही कम था। अब ये लोग सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा थी, इसीलिए आज हमें उनकी बातें बहुत ही कैसे लगती हैं, हास्यास्पद यानी हंसी जैसे लग सकती हैं, पर वह उनका उस समय का सत्य था। यह समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डायोडोरस ईसा पूर्व 44 के आसपास का समय ने कहा कि अरब क्या, मिस्र, इजिप्ट, इथियोपिया और भारत जैसे देशों में गर्मी बहुत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती ही है। इसीलिए वहाँ निराले निराले प्राणी भी बहुत मिलते हैं और वहाँ की ज़मीन में रत्न भी बहुत मिलते हैं। हम समझ सकते हैं कि प्राणियों के बारे में उनका विचार ठीक था, क्योंकि संसार में कौन प्राणी कहाँ रहेगा, इसका संबंध जलवायु से हो सकता है, पर जमीन में रत्नों और पत्थरों का इससे कोई संबंध नहीं हो सकता। लेकिन वह
एक प्रमाण मतलब देते हैं, वह स्फटिक रॉक क्रिस्टल को ठोस बना हुआ अत्यंत शुद्ध पानी मानता है और कहता है कि इस गर्म क्षेत्रों में गर्मी के कारण पानी क्या होता है, ठोस होकर स्फटिक में बदल गया। उसी प्रकार एक्वा मेरीन नीले रंग का एक रत्न और पुखराज या टोपाज जो पीले रंग का होता है ने भी अपने रंग सूर्य से प्राप्त किए हैं। डायोनीसियस, इनका टाइम है 81 से 96 ईस्वी के आसपास। इन्होंने लिखा है, बताया है कि भारत में लोग नदियों की बालू में सोना और एक्वा मेरीन हीरा, हरा जास्पर और नीला पुखराज प्राप्त करते हैं। स्पष्ट ही सुनी सुनाई बातें आधार पर ही हैं। भाई कहीं से सुना होगा, उसी को आधार बना लिया। उसने यह लिखा होगा, पर इसमें सत्य का अंश तो है ही। इन सब में स्ट्रैबो ईसा पूर्व 63 से 24 ईस्वी खूब घूमा। उसने खूब भ्रमण किया। वह पूरा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया तक घूमकर आया था, इसलिए उसके निरीक्षण का दायरा बड़ा था। उसने अनेक स्थानों पर जमीन के उठने और धंसने का वर्णन किया और उसका कारण भूकंप को माना है। परंतु वह एक मजेदार बात बताता है जो हम जानते हैं कि सत्य नहीं है। वह कहता है कि कहीं कहीं खानों में पत्थर निकाले जाने के बाद वे खाने उसी पत्थर से फिर भर जाती हैं। इनके उदाहरणों में वह भारत में मिलने वाली नमक की खानों का उल्लेख करता है। वह सिंध प्रांत की नमक की पहाड़ियों आज पाकिस्तान में का जिक्र कर रहा हो तो वह गलत है, पर समुद्र के पानी के वाष्पन से नमक बनाने की प्रक्रिया के बारे में कहना चाहता हो तो सही भी हो सकता है। स्ट्रैबो का एक अन्य निरीक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। पत्थरों में और पहाड़ की ऊंचाइयों में समुद्री जीवों के कवच या उनकी खोलें मिलती हैं, जिसे हम जीवाश्म नाम से जानते हैं। ये समुद्री जीवों के कवच वहाँ कैसे पहुँचे होंगे, इस पर विचार कर वह कहता है कि कभी जमीन धंसती है और कभी उठती है। उसी प्रकार कभी समुद्र भी ऊपर उठता है और नीचे जाता है। इसी कारण ऊंचे पहाड़ियों में समुद्री प्राणियों के ये अंश मिलते हैं। अब इसका कारण है, जब इसकी लहरें उठती हैं तो कुछ चीज़ें अंदर जा सकती हैं। तो आज हम जानते हैं कि स्ट्रैबो का यह विचार सही था और समुद्री प्रतिक्रमण और अतिक्रमण समय समय पर होते ही रहते हैं। स्ट्रैबो का एक अन्य उल्लेखनीय निष्कर्ष था जब उसने कहा कि ज्वालामुखी के फटने का कारण पृथ्वी के अंदर इकट्ठा हुई ऊर्जा का समय समय पर निकलना है। तो बिल्कुल सही बात है, इसके कारण बहुत सारे बदलाव, चेंजिंग दिखाई देता है। तो बस आज मैं आप लोगों से यहीं पर इजाज़त चाहूँगी और इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।